हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। देखिए, आज जो है हम आर एस प्रीलिम्स 2023 और आर एस प्रीलिम्स 2023 के अकॉर्डिंग आज का हमारा नया टॉपिक कंटेंट हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके प्री में एक टॉपिक दे रखा है जो इंडियन इकोनॉमी में दे रखा है और उसका नाम है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। और लेखांकन में उन्होंने लिखा है कि आपको तीन उसके जो पार्ट्स है वो आपको करने हैं। तीन पार्ट्स का मतलब यह है कि लेखांकन के कंसेप्ट यानी कि उसकी अवधारणाएं क्या हैं, जो 10-11 अवधारणाएं हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसको देखने वाले हैं। उसके बाद में लेखांकन के उपकरण यानी कि टेक्निक्स, लेखांकन अकाउंटिंग की जाती है तो उसमें किस किस प्रकार की सॉरी सॉरी जो है अकाउंटिंग वगैरह होती है उसको अपन देखने वाले हैं। और प्रशासन में इसका उपयोग, ये आपके तीन वर्ड लिखे हुए प्री में, लेखांकन की अवधारणा, लेखांकन के उपकरण और प्रशासन में इसका उपयोग। तो आज के सेशन में हम इन तीनों पोर्शन को देखने वाले हैं। सर, ये जो तीनों पोर्शन आप करवा रहे हैं इसमें आपका कंटेंट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों में जो है इनके बारे में लिखा गया उसको मैंने कवर किया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत जो है हेल्प लिए इग्नू के मैटर से भी इसको कवर करने की कोशिश की है, ताकि ये वाला टॉपिक जो है वो जितना ऑथेंटिक हो सके उतना हम करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो अपन अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में पहुंचे उससे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी मोटे रूप में जो है वो लेखांकन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में बताती है कि अकाउंटिंग होती क्या है। जनरली आपने अकाउंटिंग, जैसे वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि कई जो ऑफिसेज है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज आप देख लो या प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज देख लो, तो वहां पर अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं सिंपल रूप से कि उनके पास में एक व्हाइट पेपर होता है और पेज होता है और वो लिखते हैं क्रेडिट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी क्या खरीद रही है, कंपनी क्या बेच रही है, कंपनी के पास फंड है कि नहीं है, फंड बाहर से कितना लिया गया है, वो सारा डेटा मैनेज किया जाता है, उसको प्रॉपर रखा जाता है। उसमें कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके ट्रेंड को भी एनालिसिस किया जाता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो अभी वर्तमान में जो है वो हर एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो गया, बिना अकाउंटिंग के काम ही नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अकाउंट्स के लिए जो है सीए है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो, या बहुत सारे जो ऐसे आप कहोगे कि प्रोफेशनल जो है जो इसमें अकाउंट्स का काम करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग जो है वो बहुत पुरानी है। आज का जो फॉर्म है उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पहले भी होती थी। जैसे एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप 4000 बीसी यानी कि 4000 ईसा पूर्व जाओगे तो बेबीलोनिया और मिस्र में, बेबीलोनिया और इजिप्ट में जो है वो आपको अकाउंटिंग के प्राइमा फेसी सोर्सेज आपको वहां दिखते हैं। वो कहते हैं कि वहां पर बेबीलोनिया और मिस्र में जो है जो अकाउंटिंग की जाती थी उसमें वो क्या करते थे कि जो मजदूरी और जो टैक्स, जो कर जो थे उनके भुगतान संबंधी जो विवरण थे वो मिट्टी पर, मिट्टी की पट्टी पर लिखते थे। आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सील का नाम सुना होगा। सील मतलब क्या होता था कि मिट्टी होती थी, मिट्टी के ऊपर जो है वो एक मोहर लगा दी जाती थी और प्राइम मतलब हम ये मानते थे कि वो जो सील है वो ये बताती थी कि ये सामान किनका है और ये सामान कहाँ जा रहा है। जैसे किसी, मान लो घोड़े पर जो है कोई सामान लाद दिया जाता है तो उसके सामान के ऊपर सील लगा दी जाती थी, ताकि पता लगता था कि ये जो सामान है वो किनका है और कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये अकाउंटिंग उस समय की थी, इस तरीके की अकाउंटिंग थी। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग होनी शुरू हुई है, तो अकाउंटिंग होनी शुरू हुई तो बहुत बेसिक लेवल की थी, जिसको अपन सिंगल एंट्री, इकहरी कहते हो या एकल प्रणाली अकाउंटिंग की कहते हैं, जिसमें हम सिंपल रूप से लिखते हैं कि 5000 रुपये आए, 10,000 रुपये गए, 3000 रुपये आए, 4000 रुपये गए, 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों ने जॉब छोड़ दिया, 6 लोगों ने, मतलब एक वैज्ञानिक बाइफरकेशन नहीं था अकाउंटिंग का। अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक आपने लुकास पेसिओली का नाम सुना होगा। लुकास पेसिओली जो थे ये इटालियन जो है अकाउंट, बहुत बड़े अकाउंटेंट माने जाते हैं। और जब आपने सुना होगा कि पुनर्जागरण होता है तो पुनर्जागरण के दौरान आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा, तो ये लियोनार्डो दा विंची के समकालीन है लुकास पेसिओली। इनकी एक किताब थी सुमा डे अस्थि मेट्रिका, या सुमा डे, इसको कई बार मेट्रिका भी कहते हैं। इस बुक में जो है इन्होंने पहली बार जो डबल एंट्री अकाउंटिंग होती है, जिसको दोहरा लेखांकन होता है। दोहरा लेखांकन का मतलब, जैसे आज आपके बैंक के अकाउंट में कोई पैसा जमा करता है और कोई पैसा निकालता है, डेबिट और क्रेडिट जो होता है, तो एक मतलब तो इसी तरीके से किसी कंपनी में कहीं से पैसा आता है और कहीं लगाया जाता है। पैसा कहाँ से आता है, जैसे पैसा कंपनी ने हो सकता है लोन लिया हो, कंपनी के जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा जमा करवाया तो वो आया।
दूसरा कंपनी एक्सपेंडिचर करती है, अपना व्यय करती है ना। तो आय और व्यय, नाम पक्ष और जमा पक्ष, इन दोनों को जो है जब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है तो इसको दोहरा लेखांकन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री एनसीईआरटी इस तरीके से बताती है कि बेबीलोनियन मिस्र में जो है इसका इजाद हुआ था। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी जो है अकाउंटिंग के सोर्स मिलते हैं। और आज के समय की जो एक साइंटिफिक अकाउंटिंग, जो वैज्ञानिक अकाउंटिंग आप देखते हो तो वो लुकास पेसिवॉली की पुस्तक थी सुमा डे अस्थिमिटिका, जिसमें दोहरा लेखांकन पहली बार आया। वहां से आज की अकाउंटिंग जो है वो दिखाई देती है। देखिए अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम क्लास की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो मेरी इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है हैंड रिटन की, उसमें पेज नंबर 187 पे लिखा हुआ है। आप उसको वहां से साथ में लेकर चल भी सकते हैं, ठीक है, जिनके भी पास में बुक है। देखो 1941 में जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स थी, उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी। और आमतौर पर जितनी भी डेफिनेशन जो है लेखांकन के बारे में आई है वो वही है। इसके कुछ वर्ड है, अगर आप उस वर्ड को समझ जाते हैं ना, इसमें जो कुछ वर्ड है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेखांकन का मतलब क्या है। अपन टॉपिक को शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखांकन का मतलब क्या है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, ये डिफाइन करता है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देन और घटनाओं से है। ऐसे जो भी लेन देन है, जो बाय या परचेज किया है, या ऐसे इवेंट्स हैं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति का मतलब फाइनेंशियली मतलब इवेंट्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारा काम होता है, लेकिन उस कंपनी में जो फाइनेंशियल काम होता है और फाइनेंशियल जो लेन देन होता है, ठीक है ना, और उसको प्रभावशाली रूप से अपन मुद्रा में लिख सकते हैं, मनी में कन्वर्ट करके उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि कंपनी ने 10 रुपए का सामान खरीदा, तो 10 रुपए का सामान खरीदा तो हम उसको लिखेंगे एक पेज में कि कंपनी ने 10 रुपए का सामान खरीदा। अब 10 रुपए का सामान खरीदा, हमने इसको एक मुद्रा के रूप में भी लिखा। यानी अकाउंट लेखांकन ये कहता है कि एक तो वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, फाइनेंशियल उसकी जो है फीचर्स हो, फाइनेंशियल उसकी नेचर हो, जो वित्तीय उसकी प्रकृति हो, और उसको भी अपन जो है मुद्रा के रूप में लिख सकते हैं। और लिखने का एक प्रभावशाली ढंग भी हो, ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसे ही लिख लिया, नहीं। अकाउंटिंग के जो रूल्स है, जिसको वैज्ञानिक तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, और उसको अपन संक्षेप पे जितना लिख सकते हो, और किसी के सामने अगर वो बैलेंस शीट अपन प्रदर्शित कर ले या बता दे तो सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि नहीं, जो कंपनी की जो है अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी आगे प्रॉफिट में रहेगी या लॉस में रहेगी, कंपनी में कितने लोग जो हैं वो अभी है, उसमें मैनेजमेंट में कितने हैं, सेकेंडरी मैनेजमेंट में कितने हैं, सब ऑर्डिनेट कितने हैं, है ना, वर्कर कितने हैं। तो एक तरीके से पूरा डेटा, और वो भी फाइनेंशियल लेवल का हो। और इसमें जो सूचनाएं होती है ना, सूचनाएं वो इकोनॉमिक मतलब एक आर्थिक यूनिट जैसी सूचनाएं होगी। अच्छा, ये अकाउंटिंग की क्यों क्यों की जाती है? तो ये इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि कल इकोनॉमिक डिसीजन भी लेने पड़ेंगे उस कंपनी को। कि मान लो जैसे कई स्टार्टअप जो है वो अभी घाटे में चल रहे हैं, है ना। तो घाटे में कैसे चल रहे, तो अपन कहते हैं कि इस कंपनी की बैलेंस शीट दो। तो उस बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। कंपनी के मालिक को भी पता लगता है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। और उसके आधार पर फिर जो है वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे हमारे जो है 50 लोगों को हम नौकरी से निकाल लेंगे, इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, या कंपनी को फंड चाहिए तो नए इन्वेस्टर ढूंढते हैं, एंजल इन्वेस्टर ढूंढते हैं, लोन लेते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आपकी कब होगी, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आपकी तब होगी जब आपके पास में इकोनॉमिक डेटा हो, कंपनी का अकाउंटिंग की हो इकोनॉमिकली, ठीक है ना, जिसमें फाइनेंशियल डेटा हो। ऐसा नहीं हो कि उसमें राजनीति और समाजशास्त्र की बातें की, वो नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना जरूरी है। एनसीईआरटी कहती है कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके उद्देश्य क्या है। तो कहती है कि अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं, उस लेन देन का एक तो हिसाब रखा जा सके। आप अपनी दुकान बंद करके आओ शाम को घर पे, तो कहे कि भाई आज कितना व्यापार किया, तो आप कहोगे कि देखो आज जो है 10,000 रुपए का व्यापार हुआ था, और 5,000 रुपए जो है वो पिछले मांगने वाले थे उनको दिए। आपकी आपकी दुकान का हिसाब किताब हो, आपकी कंपनी का हिसाब किताब रहे। और हिसाब किताब कैसा, फाइनेंशियल, ठीक है ना, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसका, कंपनी की जो लाभ हानि है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका कैलकुलेशन कर सके, कल डिसीजन मेकिंग करनी है। ये इसके पर्पज है जो एनसीईआरटी ऑफिशियल रूप से बताती है, जो आपकी आ जाए उसमें। वित्तीय स्थिति का पता, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी क्या फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी, कंपनी क्या कोविड जैसी स्थिति में आगे बढ़ सकती है, कंपनी के पास में क्या फंड फ्लो है, कंपनी के पास क्या कैश फ्लो है। तो कंपनी के डायरेक्टर को भी ये तो देखना पड़ेगा।
और कंपनी के डायरेक्टर क्या, बैलेंस शीट लेके आओ, अकाउंटिंग लेके आओ, वो कोस्ट अकाउंटिंग लेके आ जाओ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेके आ जाओ, है ना, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेके आ जाओ, प्रॉफिट लॉस वाला लेके आ जाओ, आप मुझे देखना है कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, मैनेजमेंट वाला लेके आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्स वाला अकाउंटिंग लेके आओ, मुझे देखना है कि अपने यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या है ना। कंपनी को इंफॉर्मेशन भी चाहिए, फ्यूचर में कंपनी काम करेगी तो आज कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी ने कौन कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर कंपनी ने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे कंपनी को इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध होती है। कंपनी इस बेस पर जो अकाउंटिंग है उस बेस पर जो है कंपनी अपने ऑथेंटिक डिसीजन ले सकती है। नहीं तो मान लो कंपनी तो घाटे में चल रही है, कंपनी का प्रॉपर अकाउंट सिस्टम जो है वो किया नहीं गया, अब डायरेक्टर साहब बैठे हैं, बोले क्या करें, कुछ नहीं 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर लो। बोले साहब मार्केट तो पूरा खराब है। अरे यार मार्केट क्या खराब पड़ा है, बैलेंस तो मतलब, तो वो के सामने कहे साहब मार्केट तो खराब पड़ा है, 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डायरेक्टर कहेगा कि भाई मार्केट कैसे खराब पड़ा है, और सामने वाला कह रहा है कि भाई सर कंपनी की पोजीशन तो खराब है वैसे भी, है ना, हमारे प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे और आप कह रहे हो कि 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। तो डायरेक्टर साहब कहेंगे कि आपके पास डेटा है क्या, तो कहा हाँ हमारे पास अकाउंट्स है, हमारे पास डेटा है, प्रॉफिट लॉस है, वो है, इनकम है, कैश फ्लो है वगैरह है, ये लो हम आपको देते हैं। तो फिर डायरेक्टर उससे कन्विंस होगा, डायरेक्टर हाँ यार मुझे 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी के अकाउंट्स जो है, जो मेरे कंपनी की कॉस्ट है वो काफी हाई है, अकाउंट जो उसकी बैलेंस शीट है वो काफी खराब हो गई है। जैसे आजकल एक ट्विंस बैलेंसिंग सिंड्रोम आया है, जिसमें बैंकों की स्थिति तो खराब है ही है, लेकिन बैंकों ने जिन कंपनियों को लोन दिया था उनकी भी स्थिति खराब है, इसके कारण बैंकों का जो है एनपीए बढ़ रहा है। तो भारत सरकार ने कहा कि हम बैड बैंक बनाएंगे, है ना, कि और उससे जो है जितना भी एनपीए है, हालांकि इस साल का इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमारा जो एनपीए था वो 11% से घटकर हम अराउंड 7% के आसपास आ गए, यानी इट मीन्स बैंकों की बैलेंस शीट ठीक हो रही है ना, तो बैंक प्रमाणिक, बैंक भी अपने डिसीजन अच्छे से ले सके। व्यवसायिक, अच्छा एक और होती है कि इसका पर्पज ये भी है कि जो कल जो बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होंगे जो भी उनका हम अकाउंट्स की जो बुक होती है, अकाउंट्स की बुक का मतलब ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का रजिस्टर है उसमें लिख रहे हो, मतलब अकाउंट से मिले कंप्यूटर में भी अकाउंट्स की जो बुक कीपिंग होती है वो कंप्यूटर में भी हो सकती है, आपके जो है आप लिख कर भी कर सकते हो। तो ये अकाउंट, ये जो है लेखांकन के प्राइमा फेसी जो है, मतलब प्रैक्टिकल चीज है, ये पर्पज है, ठीक है ना, ये इसके पर्पज है। एनसीईआरटी कहती है कि लेखांकन करने से कुछ कंपनी में कुछ क्वालिटी भी बढ़ती है, कुछ उसकी उसमें कुछ गुणात्मक विशेषताएं भी प्रदर्शित होती है। कैसे कि जैसे जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंट्स को या अपने कंपनी अपनी अकाउंटिंग बहुत शानदार तरीके से करती है, तो कंपनी में एक जो है आप देखोगे रिलायबिलिटी, यानी कि कंपनी में एक विश्वसनीयता बढ़ती है। कंपनी में विश्वसनीयता ना केवल कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, बल्कि कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जिन लोगों ने कंपनी की इक्विटी में पार्टिसिपेट किया है समता अंश में, तो उन लोगों में भी जो है कंपनी के प्रति जो है एक रिलायबिलिटी, एक जो है विश्वसनीयता बढ़ती है। कंपनी बहुत ज्यादा रेलिवेंस होकर आगे बढ़ती है, प्रासंगिक होती है कंपनी। मार्केट में जो नए नई अपॉर्चुनिटीज आती है कंपनी उनको जो है हैंडल कर सकती है, कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के अकाउंट्स अगर इतने बेकार है तो कंपनी जो है वो रेलिवेंस नहीं रह पाएगी, वो जल्दी से ही जो है उसमें डाउनफॉल हो जाएगा। अगर उसका ग्राफ बहुत जल्दी से बढ़ा है लेकिन उसका अकाउंट्स अच्छा नहीं है, उसके डिसीजन अच्छे, अकाउंट्स के बेस पर उसके डिसीजन बहुत अच्छे नहीं है, तो कंपनी की रेलिवेंस जो है वो गिर जाएगी। कंपनी में बोधगम्यता, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी के जितने भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो डिसीजन मेकर है, या कंपनी के जो भी, कंपनी का कोई भी एक डिसीजन जो 10 पैरामीटर्स पर अगर लेना हो, मान लो कंपनी के डायरेक्टर को कोई एक डिसीजन लेना है कंपनी के बारे में, तो कंपनी कहेगा कि फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, कंपनी का प्रॉफिट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है ना, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आ जाती है, बोधगम्यता आ जाती है कि नहीं आपका अकाउंट्स अगर ढंग का है, आपकी अकाउंटिंग ढंग की है, तो वो कहते हैं गुड टू गो, आप जा सकते हैं। जैसे मिशन मार्स में होता है कि भाई मिशन मार्स में या मिशन चंद्रयान 3 जो है उसमें ये होता होगा कि वो कहते होंगे कि पेलोड्स वाले, तो वो कहेंगे आप टीम रेडी है, बोले हाँ सर रेडी है। कोई वो दूसरी टीम होगी कि वो कहेगी कि भाई वो जो GSLV Mark 3 है जिसको LMV है कि वो जो लॉन्च व्हीकल वाली एक टीम होगी उनको कहेंगे, एक वेदर फोरकास्ट वाली होगी कि जा सकते हैं अभी हम लॉन्च कर सकते हैं। अलग अलग, जैसे इसरो में भी अलग अलग टीम है जैसे उस मिशन को हैंडल करने में, है ना।
तो कंपनी के सारे डिसीजन जो है उसमें कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आ जाएगी, और कंपनी कंपेरेबिलिटी, यानी कि कंपनी में हम आप जो है तुलनीयता कर सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है ना, हम किस स्थिति में है, दूसरी कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है, क्या है कंपनी में, कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी कहती है कि जब भी कोई कंपनी अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करती है तो उसमें कुछ उसके कुछ गुणात्मक विशेषता है, उसकी कुछ क्वालिटी जो फीचर्स होती है वो भी आगे बढ़ जाती है। कंपनी में विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता जो है वो बढ़कर आगे आती है। अभी बेसिक बेसिक अपन कर रही है। अब कहते हैं कि जब भी लेखांकन किया जाता है तो लेखांकन कैसे किया जाता है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। देखो लेखांकन अकाउंटिंग कहाँ की जाएगी, जैसे सर हमारे तो, जैसे मान लो सर मेरे तो सर गांव में है ना एक समोसे की दुकान है या मान लो आपकी जो है वो नाश्ते पानी की दुकान है, छोटी सी है, तो वहाँ अकाउंटिंग क्या करेंगे अपन। मतलब आप 100 समोसे आपके बिकते हैं, तो वो उसको अपन ऐसे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानेंगे ना, वहां पर किसी तरीके की बहुत बड़ी अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे ना, आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाएगी। वहां बहुत मतलब मान लो एक लिमिटेड है, एक छोटा सा कोई नाश्ते वाला, चाय वाला है, मतलब चाय के ठेले वाला, वो कहेगा कि सर हमें भी अकाउंटिंग करनी है क्या, मतलब वो नहीं। तो अकाउंटिंग कहाँ की जाएगी, तो कहते हैं कि अकाउंटिंग जब की जाती है तो एक उसमें सबसे पहला बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, एक संगठन होना चाहिए। संगठन मीन्स ये है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, जहां पर 10 लोग से ज्यादा काम कर रहे हो, प्रॉपर उनका मैनेजमेंट हो, प्रॉपर उनका काम हो रहा हो। फिर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि संगठन तो है, पता लगा संगठन तो है लेकिन संगठन जो है वो सोशल वर्क कर रहा है, जिसका फाइनेंशियल जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो एनजीओ है, एनजीओ का काम ही है, उसका कोई फंड ना आ रहा है, फंड ना जा रहा है, एनजीओ केवल जो है वो लोगों के लिए काम कर रहा है, उसमें कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है, तो वहां पर जो है अकाउंटिंग आपकी उस लेवल की नहीं आएगी, वहां अकाउंटिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में, या मान लो कंपनी है, उस कंपनी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, कुछ चीजें आनी चाहिए, कुछ चीजें जाए, कुछ प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो तो उनकी कॉस्ट आ रही होगी, कुछ आप बेच रहे होंगे, है ना, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो आर्थिक घटनाएं होनी बहुत जरूरी है। फिर ये जो आर्थिक घटनाएं जो हो रही है, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। फिर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, अब वो कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो बाइक बना रही है। क्या बना रही है, बाइक बना रही है, तो बाइक के लिए वो बहुत सारा इनपुट्स खरीदेगी, आगत खरीदेगी, वो टायर खरीदेगी, वो लोहे के पार्ट्स खरीदेगी, वो प्लास्टिक के पार्ट्स खरीदेगी, वो लाइट के बल्ब खरीदेगी, वो कांच का कुछ सामान खरीदेगी, है ना, वो ताकि वो बाइक बन सके, वो सीट कवर के लिए कुछ उसको लेदर खरीदना है, उसके अंदर फोम खरीदना है, तो वो कुछ उसकी जो है वो कच्चा माल खरीदेगी, कच्चा माल खरीदेगी, उसका पेमेंट करेगी। इसका मतलब वो संगठन भी है और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही है, ठीक है। अब उसने बाइक बनाया, उसके बाद उसने बेच दिया, यानी कि वो क्या कर रहे, बेच रहे, प्रोडक्ट को सेल कर रहे, तो उसके बदले में पैसा आएगा, वहां पर भी आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है, बेचा। अब ये जो आया और ये बेचा, अब इससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इससे इंफॉर्मेशन जनरेट होगी कि वो कहेंगे कि देखो हमारे यहाँ सामान आया 7 करोड़ का, हमने 10 करोड़ बाइक बेचकर कमाए, है ना। तो ये क्या है, 7 करोड़ का सामान आया और 10 करोड़ हमने बेचकर जो है बाइक बेचकर कमाई, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास में। ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई, ये इन्फॉर्मेशन आई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, जो आपने काम किया, कुछ खरीदा और कुछ बेचा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई, इस इन्फॉर्मेशन का यूज करने वाला एक व्यक्ति भी बैठा होना चाहिए अकाउंटिंग करने की। हाँ, वो ये देखे कि अगर कंपनी में 10 चीज आ रही है और उससे बनकर 2 चीज जा रही है, तो कितनी आई, कितनी गई, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। तो जो इंफॉर्मेशन कंपनी में इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसका यूज करने वाला एक यूजर होगा, एक उपयोगकर्ता होगा, और वो उपयोगकर्ता क्या करेगा, आया और गया उसके आधार फिर बैलेंस शीट बनाएगा। भाई वो ही नहीं होगा, मान लो आपने अपनी ऑफिस में अकाउंटर बैठाया ही नहीं है ना, तो अकाउंटर बैठाया नहीं है तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आया तो उसका पेमेंट कितना किया, मतलब एक ब्रॉड वे पर उसका जो बर्ड आई व्यू जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे ही वो इंफॉर्मेशन बनी, उस इंफॉर्मेशन का जब यूज किया, तो उसके आधार पर आप पहचान सकते हो, आप मापन कर सकते हो, अभिलेखन कर सकते हो, कम्युनिकेशन आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी में क्या हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कंपनी में मेजरमेंट कर सकते हो कि कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको आप लिख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसके आधार पर आप कंपनी में कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अगर ये 4 पहलू नहीं हो ना, तो एनसीईआरटी कहती है कि अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। अकाउंटिंग पैदा कहाँ होती है, अकाउंटिंग पैदा होने के लिए 4 चीज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है,
उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी जरूरी है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी तो उससे इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, उन इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुई उसका यूज करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। उस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो बैलेंस शीट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, इनकम वाली बना सकता है, एक्सपेंडिचर वाली बना सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली बना सकता है। वो अलग अलग तरीके की बैलेंस शीट बनाएगा। उस बैलेंस शीट के आधार फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी कंपनी कैसे है, कैसे बढ़ रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, वो फिर उसके आधार पर कंपनी में कम्युनिकेशन करेगा। अभी तक तो हमने बेसिकली हमने देखा है कि लेखांकन होता क्या है। लेखांकन हमने देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, फाइनेंशियल उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए और उसको अपन रिकॉर्ड कर सके, मनी के रूप में रिकॉर्ड कर सके, उसको अपन लेखांकन कहते हैं। लेखांकन बेबीलोनिया और इजिप्ट में बहुत पहले आई थी, उसके हमारी जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य की उसमें भी दिखाई देती है। लुकास पेशियोली की बुक में रिनेसा जो पुनर्जागरण हुआ उससे उस समय के बाद में जो अकाउंटिंग हुई है, वो अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से आप देखोगे तो काफी विश्वसनीय होनी शुरू हो गई, क्योंकि इसमें दो पक्ष आने शुरू हो गए। ठीक है ना। लेखांकन में क्यों की जाती है तो इसके कुछ उद्देश्य हैं और लेखांकन की कुछ गुणात्मक विशेषताएं और लेखांकन के कुछ पहलू है। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर ही लेखांकन कर सकते हो, नहीं तो हो ही नहीं सकती। अब एनसीईआरटी कहती है कि लेखांकन के 3 प्रकार है। ये किसी भी किताब में अकाउंटिंग के 3 ही प्रकार मिलेंगे आपको। अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप देखो ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आप नाम से ही देखो। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ है कि कंपनी में जो चीज आ रही है, कंपनी जो चीज खरीद रही है, क्यों खरीद रही है? कि कंपनी को कुछ अपने उत्पाद बनाने हैं। कंपनी उत्पाद बनाने, इट मींस कंपनी कुछ विनिर्माण कर रही है, कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, विनिर्माण कर रही है, या किसी वस्तु का या किसी सेवा का, तो उसके लिए जब वो सामान खरीदती है तो सामान की क्या रेट है, क्या वो महंगा पड़ रहा है, दो लोगों से लेते तो उनसे तो सस्ता पड़ता। तो उसकी कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो कॉस्ट जो लागत आ रही है, अगर लागत बड़ी हो जाएगी तो कंपनी के प्रोडक्ट की रेट भी ज्यादा हो जाएगी। भाई कोई भी कंपनी, जैसे आप कल मान लो अपनी कंपनी खोलोगे तो सबसे पहले कहोगे कि देखो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए लेकिन कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। तो वो आपके जो नीचे सर की प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे तो सर कॉस्ट तो थोड़ी आएगी आएगी। तो आप कहेंगे कि कॉस्ट कितना कंट्रोल कर सकते हो, लागत कितनी कंट्रोल कर सकते हो? तो कहोगे कि सर देखो दूसरे 70 में बना रहे तो हम 60 तक कर सकते हैं, लेकिन सर 60 से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि फिर हमारा प्रोडक्ट गंदा हो जाएगा, है ना। तो आप डिसीजन, तो इसके लिए आप कहोगे कि चलो कॉस्ट के अकाउंटिंग करके आप बताओ कि अगर हम 10 सामान ये डालें तो कितनी कॉस्ट आएगी, 10 सामान ये लगाए तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट रिडक्शन में, कॉस्ट को हम उसको डिजिटलाइज रूप से रखने के लिए कॉस्ट लेखांकन किया जाता है, ताकि लागत जो है वो कम से कम रखी जाए और उसका निर्धारण हम कर सके, इसके लिए लागत लेखांकन होती है। बहुत बेसिक सी बात है, एनसीईआरटी कहती है, इसमें कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है। एक होती है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या जिसको कहेंगे वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन क्या होता है? फाइनेंस यानी कि लेन देन, ट्रांजेक्शन। तो कोई भी कंपनी होती है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा, उसमें कुछ भी लेन देन होगा, आया और गया, उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करना। ठीक है ना। उसको हम किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मीटिंग होती है तो वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, तो उसमें देखते हैं कि कंपनी के पास में इतना फंड है, इतना कैश में है, इतना लोन में लिया हुआ है, कंपनी के फंड फ्लो जो है उसके सोर्सेज क्या है, कंपनी के पास जो भी पैसा आ रहा है उसमें 10 प्रोडक्ट है लेकिन कंपनी 5 प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा जनरेट कर रही है, 5 प्रोडक्ट हमारे जो है वो डोरमेंट वाले ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो फाइनेंशियल जो होगी ना, फाइनेंशियल क्या करेगी? फाइनेंशियल आपकी कंपनी के जो अकाउंटिंग होगी उसमें ट्रांजेक्शन को दिखाएगी। ठीक है ना, पैसा कहां से आ रहा है, कॉस्ट वाली कॉस्ट को दिखाएगी, फाइनेंशियल वाली पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है वो दिखाएगी। एक होती है प्रबंधन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आजकल आजकल ये भी, इस पर भी काम किया जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर भी। इसमें जो भी संगठन है उस संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है कि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं कितने लोगों की जरूरत है और कितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें उनके पास में क्वालिटी क्या है, उनकी जो है और कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उसका, और वो जो कितने नए लोगों की जरूरत होगी, कैसे लोगों की जरूरत होगी, उनके पास क्या स्किल होना चाहिए, है ना। तो उनके लिए जो मतलब मैनेजमेंट जो में जो लोग काम कर रहे हैं उनको निर्णय ले सके, एचआर डिपार्टमेंट अपना अच्छा डिसीजन ले सके, अच्छे लोगों को हायर कर सके, कंपनी को कैसे लोगों की जरूरत है उसको देख सके, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है तो उसका डेटा आता है एचआर डिपार्टमेंट के पास में, एचआर डिपार्टमेंट उसके आधार पर डिसीजन लेता है। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग के 3 ही प्रकार है, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेखांकन, एक कंपनी में जो लेन देन होते हैं उनकी अकाउंटिंग, और
मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका मतलब प्रबंधन, यानी कि जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उसका डेटा अच्छे तरीके से, उनकी सैलरी वगैरह, ये 10% बढ़ेगा कि 5% बढ़ेगा, उनकी इंक्रीमेंट कैसे होंगे, क्या होंगे, वो सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होगा। ये कंपनी, ये अकाउंटिंग के 3 प्रकार है। लेकिन अपने एग्जाम में जो अपनी एनसीईआरटी है उसमें, और जो आपके सिलेबस लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग की अवधारणाएं, पहली चीज यहाँ से लिखी गई है। देखो आपके सिलेबस में जो शुरुआत होती है ना, वो यहाँ से होती है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि लेखांकन की अवधारणा, ये आपके आरएस प्री के सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, 13 में। तो लेखांकन की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट को पढ़े, उससे पहले हमने एनसीईआरटी में जो लिखा गया है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ताकि हम एक समझ सके उसको आगे, नहीं तो मैं सीधा शुरू करूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, अकाउंटिंग की क्या क्वालिटेटिव जो फीचर्स है, उसकी क्या गुणात्मक विशेषता है, उसको देखा। अकाउंटिंग करने से पहले 4 जो एस्पेक्ट्स है वो जरूर पूरे होने चाहिए, तभी अकाउंटिंग हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। उसके बाद में अकाउंटिंग के 3 ही प्रकार होते हैं, लागत, वित्त और प्रबंधन, जिसको पोस्ट फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन यहां से सिलेबस की शुरुआत होती है और प्री में सवाल भी आ जाए आपसे इन कंसेप्ट को लेकर, इन अवधारणाओं से लेकर। ये मेरी बुक जो है इंडियन इकोनॉमी की, उसमें जो है ये बुक, इस बुक में जो है ये सारा अवेलेबल है। ये बुक है मेरी, ठीक है। ये बुक जो है ये आपके नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें जो आप देखोगे पेज नंबर 191, तो वहां पर अकाउंटिंग में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने हैंड रिटन लिखी है, उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। आपके नजदीकी जगह बुक स्टोर पर अवेलेबल है, और आप अमेजन से वगैरह से भी खरीद सकते हो, ठीक है। देखो अकाउंटिंग की अवधारणा है। अब आपको क्या करना है कि प्री में जैसे मान लो सवाल आ जाएगा कि अकाउंटिंग की जो है करेंसी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग का जो है मुद्रा मापन अवधारणा क्या है, प्री में सवाल आए मान लो इससे, या कंपनी या अकाउंटिंग का दोहरा लेखांकन अवधारणा क्या है, या कंपनी की मान्य लेखांकन अवधारणा क्या है इसमें कुछ नहीं है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है कि इसको पहचानने के लिए आपको, आपके सामने ऑप्शन आएंगे 4। इन चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है कि अपना अपना जो है कॉमन सेंस लगाना है। जो एग्जामिनेशन रटोगे तो नहीं आएगा ये, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से भी समझाऊंगा कि जैसे मैंने एनसीईआरटी में 4 चीज पढ़ी इसके बारे में, और उससे क्या कॉन्क्रीट चीज मिली, और जिसके आधार पर अगर ABCD आती है तो हम उसमें अपना उत्तर अपन पहचान लें, यही काम करना है। तो इसको समझिएगा। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग में कुल 12 अवधारणाएं जो मानी गई है, बड़ी बड़ी अवधारणाएं 12, उसको अपन देखते हैं। अकाउंटिंग की पहली अवधारणा जिसको कहते हैं इकहरा लेखांकन या सिंगल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग में जैसे एक व्हाइट पेपर है, समझना, इसको रटना वटना नहीं है, ये व्हाइट पेपर है, ठीक है। इस व्हाइट पेपर में अगर 10 रुपए आए तब भी यहां पर ही लिखा, 10 रुपए गए तब भी यहां पर ही लिखा, 10 लोग काम कर रहे तब भी यहां पर ही लिखा, 10 लोगों को नौकरी पर रखा तब भी यहां पर रखा, 10 लोगों को नौकरी से निकाला गया तब भी यहीं पर लिखा, कंपनी को 5 रुपए का मुनाफा हुआ तब भी यही लिखा, कंपनी को 5 रुपए का घाटा हुआ तब भी यही लिखा। अब आपने ये पूरा एक पेपर में लिख के आपके बॉस को दे दिया, आपके बॉस अरे यार मतलब क्या है ये, थोड़ा इसका वर्गीकरण तो करो, वो कहेंगे थोड़ा क्लासिफिकेशन तो करो, क्या आया है क्या गया है, मतलब है ना। तो आप कहोगे कि सर देखिए मैं इकहरा अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं सिंगल एंट्री कर रहा हूँ। सिंगल एंट्री में कभी भी वर्गीकरण, बाइफर्केशन नहीं किया जाता। ये एक कीवर्ड है कि जो भी सिंगल एंट्री अकाउंटिंग होती है उसमें जो इनपुट और आउटपुट होता है, जो आगत और निर्गत होता है, जो आगत और निगम होता है, जो आया और गया होता है, जो लेन और देन होता है, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन नहीं होता। इसलिए इसको कई बार अवैज्ञानिक अवधारणा कहते हैं। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की मिडाइवल हिस्ट्री और अंग्रेज जो है उन्होंने डबल अकाउंटिंग कंसेप्ट को लाया था, लेकिन हमने प्राचीन काल और मध्यकाल में मोस्ट ऑफ द जो है हमने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग ही रखी है। हमने क्या पूरे वर्ल्ड में सिंगल एंट्री अकाउंटिंग ही चली है, ठीक है ना, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग ही चली है और उस पर ही काम हो रहा था। फिर पुनर्जागरण के समय लुकास पेसिवोली, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, उन्होंने दोहरा लेखांकन अवधारणा, डबल अकाउंटिंग कंसेप्ट लाया। ये जो है लियोनार्डो दा विंची के समय के हैं। लुकास पेसिवोली इटली के ही रहने वाले हैं। जब पुनर्जागरण हो रहा था तो पुनर्जागरण अकाउंटिंग में भी हुआ, तो इन्होंने लुकास पेसिवली ने कहा कि अकाउंटिंग करने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। वर्गीकरण यानी कि डबल अकाउंटिंग करो। डबल अकाउंटिंग का मतलब एक आप क्रेडिट करो, एक आप डेबिट करो। क्रेडिट डेबिट का मतलब जो आया है उसको यहां लिखो, जो गया उसको यहां लिखो। अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए जमा करवाए और उसमें से 50 रुपए खर्च किए तो 50 रुपए खर्च यहां रखो।
या ठीक है ना, या मान लो किसी कंपनी का भी डबल एंट्री, जैसे मान लो एक कंपनी जो है वो बाइक बना रही है और उसने एक कंपनी को जो है 10 बाइक दी, तो 10 बाइक आपने उनको भेजी, 10 बाइक के बदले में आपको 5 बाइक का पेमेंट आया 5 लाख। फिर आपने जो है 5 लाख रुपए आप यहाँ लिख लो, फिर आपने जो है 5 बाइक और भेज दी, उसके बदले में आपको 1 लाख का पेमेंट आया। मतलब इसमें दो पक्ष लिखो आप, है ना, एक आपके जो है नाम पक्ष और एक जमा पक्ष, एक क्रेडिट और डेबिट। ये इससे क्या होगा, एक साइंटिफिक अप्रोच पैदा होगी, कंपनी की अकाउंटिंग शानदार होगी। आजकल जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो डबल अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है ना, डबल अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है। डबल अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब ये भी होता है कि आपके पास में इक्विटी कितनी है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है ना। यानी कि डबल अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि मान लो कंपनी के पास में 100 रुपए है, अगर मैं सिंगल एंट्री के बारे में कहूँ कि मान लो कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए है, तो मैं कहूंगा कि कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी के पास कितना पैसा है, तो कहा 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ है, तो बोले 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ ही है, बोले हाँ 100 करोड़ है, तो इसको कहेंगे सिंगल एंट्री अकाउंटिंग। समझना है इसको, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग। फिर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए है, इसमें कंपनी का खुद का कितना है, कंपनी ने लोन कितना लिया है ना। यानी यानी कंपनी के पास में अगर 100 करोड़ के एसेट्स हैं, अगर कंपनी के पास में 100 करोड़ के अगर परिसंपत्तियां हैं, तो फिर आप कहोगे कि देखो सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्गीकरण कर रहा हूँ। अब मैं कहूंगा कि देखो कंपनी की इक्विटी जो है ना, इक्विटी तो जो है वो 56 करोड़ की है। 56 करोड़ इक्विटी, यानी कि कंपनी में जो लोग, जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने खुद ने पैसा लगाया कंपनी में 56 करोड़। 56 करोड़ कंपनी की समता पूंजी है, इक्विटी है, वास्तविक पूंजी है, इक्विटी को वास्तविक पूंजी कहते हैं। बाकी के 44 करोड़ मैं कहूंगा कि 44 करोड़ जो है ये कंपनी ने लोन लिया है ना, लोन लिया है। लोन भाई, लोन कहीं से भी लिया है, लोन यानी कि कंपनी की ये लाइबिलिटीज है, कंपनी की ये देयता है जो कंपनी को चुकानी है, भले ईएमआई में चुकाए या वन टाइम में चुकाए, ठीक है ना। इसका मतलब अब मैंने क्या किया, डबल एंट्री कर ली। डबल एंट्री ने थे, एसेट्स को मैंने दो भागों में बांट दिया, एसेट्स को क्या, परिसंपत्तियों को दो भागों में बांट दिया, समता और देयता। समता यानी कि इक्विटी और लाइबिलिटीज के रूप में डिवाइड कर लिया, यानी कि यहाँ पर डबल अकाउंटिंग एंट्री आ गई। डबल अकाउंटिंग एंट्री हर जगह आती है, आया गया, और कंपनी के पास में जो पैसा पड़ा उसकी भी डबल अकाउंटिंग होती है। एक होते हैं मान्य लेखांकन अवधारणा, जिसको रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग कंसेप्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये कहता है कि कंपनी की जब भी अकाउंटिंग की जाती है, तो जो वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग के जो रूल्स और जो रेगुलेशन, जो नियम जो निर्धारित किए गए हैं, उसी के अनुसार आप करो। मतलब सीधी सी बात है, मान्य लेखांकन यानी कि लेखांकन करने के जो नियम जो मान्य किए गए हैं, जो रूल्स जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उसको कैसे लिखा जाएगा, उसका कैसे रिकॉर्ड होगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं जिनको मान्य किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है, उसमें ही अकाउंटिंग करनी है, नहीं तो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। तीसरा है आधारभूत सैद्धांतिक संकल्पना, बेसिक कंसेप्चुअल का अकाउंटिंग करने के जो कंसेप्ट्स हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना, जो कंसेप्ट्स हैं जो बनाए गए हैं उसके अनुसार ही आपको लिखनी है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जो सीए अगर अकाउंटिंग कर रहा है तो वो कहता है कि ये इसको डेबिट नोट में डाले कि क्रेडिट नोट में डाले, है ना, इसको डेबिट, तो वो फिर वो कहेंगे कि देखो अकाउंटिंग के रूल्स, अकाउंटिंग के जो है बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो कहते हैं कि अगर कोई चीज आती है तो अगर आई है तो उसको जमा में करो, उसको डिपॉजिट करो, तो इसको डिपॉजिट में डालना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट में मतलब जहां आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, तो उसमें अकाउंटिंग के जो रूल्स है कि कोई चीज आई तो उसको डिपॉजिट किया जाएगा, है ना, इनवर्ट सप्लाई में, कोई चीज जा रही है तो उसको आउटवर्ड सप्लाई में, तो आधारभूत सैद्धांतिक अवधारणा ये कहती है। एक होती है व्यवसायिक इकाई अवधारणा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं ये, इसको ध्यान में रखना। ये एनसीईआरटी क्या कहती है और इग्नू भी क्या कहता है इस पे, ये प्री में अगर सवाल आ जाए, व्यवसायिक इकाई, इसमें थोड़ा कॉमन व्यवसाय, ये जो अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो अकाउंटिंग का मतलब ये मत समझिए कि कंपनी के जो ऑनर है, जो स्वामी है, उसके पास कितना पैसा है या उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। वो कह रहे हैं कि कंपनी के जो स्वामी है, जो कंपनी के ऑनर है, वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, वो तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति है, ऑनर है, और उसकी जो एसेट्स होगी, उसके जो घर होंगे, जो बंगले होंगे वगैरह होंगे, वो उसकी पर्सनल एसेट्स है। जो बिजनेस है उसको आप इंडिविजुअल एंटिटी मानो, जो व्यवसाय है उसको एक स्वतंत्र इकाई मानिए आप। ये क्या व्यवसाय की, उसको क्या मानो, एक आप स्वतंत्र इकाई मानो, और उसकी आप अकाउंटिंग करो। जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस के जो, उस कंपनी के जो मालिक है, उसके पास कितना पैसा पड़ा है, उसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, उसकी घर गांव में कितनी जमीन है, उसकी अकाउंटिंग में उसका डेटा नहीं आना चाहिए, वो एक स्वतंत्र है।
एक इंडिविजुअल यूनिट है। और जो व्यवसायिक इकाई है, जो बिजनेस है, वो जो उसकी जो कंपनी है वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, ठीक है ना, उसको स्वतंत्र रूप से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक बहुत शानदार कंसेप्ट देता है जो आपको ध्यान में रखना है। एक होता है मुद्रा मापन अवधारणा, जिसको कहते हैं करेंसी मेजरमेंट। ये कहते हैं कि कंपनी में जो लेन देन होते हैं, कंपनी में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, आया और जो पैसा गया है, उसकी प्रस्तुति आपको मॉनेटरी वैल्यू में करनी है। कि मान लो 100 रुपए आए तो लिखो कि 100 रुपए आए, 100 रुपीज लिखे। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए आए तो आपने कहा कि ABCD, 100 का मतलब ए। ऐसा नहीं है कि 50 का मतलब बी, तो कहा कि भाई 100 आए और 50 गए तो A-B बराबर बी। ऐसा नहीं करना है। अगर कंपनी में कोई पैसा अगर आया है तो उसको मॉनेटरी वैल्यू देनी है, मतलब करेंसी मेजरमेंट। कि आखिर में क्या होता है, जैसे कंपनी क्या करिए, करेंसी मेजरमेंट का मतलब ये, जैसे मान लो कंपनी के पास में पैसा, तो कंपनी यहाँ पर देखो अपनी अकाउंटिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसको करेंसी में लेकर आ रही है ना, इसको मुद्रा का रूप दे रही है कि कंपनी के पास में कितने फंड है। तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि हमारे पास जो फंड है वो क ख ग फंड है या ABCD फंड है। कंपनी कहेगी कि हमारे पास फंड जो है वो 28,110 रुपए के, यानी कंपनी उसको मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में लिखेगी अकाउंटिंग में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कहेगी कि कंपनी जो है, कंपनी ने कितना सामान लिया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, कंपनी जो है सामान लिया तो उसमें ये लिखेगी कि कंपनी ने जो है XYZ सामान लिया। नहीं, कंपनी को बताना पड़ेगा कि सामान जो कंपनी ने लिया है वो उसकी वैल्यू ये है, करेंसी के रूप में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसको मुद्रा के मापन के रूप में आपको लिखना आना पड़ेगा। ये कहता है सतत व्यापार अवधारणा, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल बिजनेस कंसेप्ट, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग इस तरीके की होती है कि कंपनी सस्टेनेबल यानी कि फ्यूचर में कब तक चलेगी, और इस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी कि कंपनी का परिसमापन, यानी कंपनी जल्दी ही बंद ना हो, है ना। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर अकाउंट, मतलब ये कहना चाहता है कि देखो, जो बिजनेस है ना वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा, यानी कि लंबे समय तक वो चलेगा, सतत व्यापार करेगा। इसलिए अकाउंटिंग करने से पहले आपको ये डरना नहीं है कि भाई जो है अकाउंटिंग, क्यों इतने अकाउंटिंग में पैसा खर्च कर रहे हो यार, क्या मतलब है, ये तो चलने तो वाला है ही नहीं। मतलब ये माइंड रखकर आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है। आपको अकाउंटिंग इसलिए करनी है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट ये है कि आपको कंपनी में अकाउंटिंग इसलिए करनी है, इतनी शानदार तरीके से करनी है, क्योंकि कंपनी सस्टेन करेगी लॉन्ग समय के लिए, सतत व्यापार करेगी। तो और आप कंपनी फ्यूचर में जल्दी बंद नहीं होगी, इस बेस पर आपको अकाउंटिंग करनी है, ये कहता है। एक होता है लेखांकन अवधि अवधारणा, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि ये बताता है कि कंपनी जो है वो पहले एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक व्यावसायिक संगठन होती है। और व्यावसायिक संगठन जब कंपनी, जैसे ये क्या कहता है, ये लेखांकन अवधि, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ना, अकाउंट पीरियड, ये पीरियड समय को बताता है। ध्यान से सुनना, प्री में ये कंपनी की जैसे अकाउंटिंग की लेखांकन अवधि अवधारणा क्या है, तो अवधि मीन समय। एक कंपनी पहले बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है, कुछ बना रही है, कुछ बेच रही है, अब वो ट्रेड कर रही है, एक व्यावसायिक इकाई है। ट्रेड यानी एक व्यावसायिक इकाई, उससे डेटा जनरेट होगा, फिर उसका पैसा आएगा, उसको पैसा कहीं लगाया जाए तो उससे क्या होगा, एक फाइनेंशियल, एक डेटा जनरेट होगा, यानी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैदा होगा। तो ट्रेड से लेकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट हुआ उसके बीच का समय अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कि समय का वह विस्तार जिसके अंत में व्यावसायिक संगठन एक वित्तीय विवरण बनाता है। ये कंपनी है, वो कुछ सामान बना रही है, कुछ सामान बेच रही है, और उससे जो डेटा जनरेट होगा उससे अकाउंटिंग हो जाएगी उनकी। डेटा आएगा, डेटा को लिखना पड़ेगा कि हमने इतना बनाया और इतना गया, इतना पैसा आया, इतना गया, इतने लोग काम करे, इतने लोग निकाल दिए गए, इतने सारी वो चीजें, इतना विद्युत में खर्ची है, तो ये अकाउंटिंग हो गई। तो जो ट्रेड किया और उससे अकाउंटिंग बनी, उसके बीच का जो समय, उसको लेखांकन अवधि अवधारणा के रूप में माना जाता है। एक जिसको कहते हैं लागत संकल्पना, आप नाम से ही देखो, इनपुट या कोस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट। कोस्ट अकाउंटिंग का मतलब कंपनी के पास में जो भी एसेट्स है, कंपनी जो भी सामान खरीद रही है, उसकी जो अकाउंटिंग बुक होती है, जो लेखा पुस्तकें होते हैं, उसमें उनकी जो कॉस्ट है उसको लिखा जाता है कि हमने ये सामान इतने में खरीदा। कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कि आपने कोई सामान खरीदा तो उसकी कॉस्ट को लिखा जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखा कि सामान तो भले ही 50 में है, बेचा 100 में ना, तो कॉस्ट लिखने की क्या जरूरत है, सीधा बेचा हुए लिखो। नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, उसमें कितने में आया उसको लिखा जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है ना। एक होती है आगत मान्यता अवधारणा, या जिसको कहेंगे इनपुट वैलिडेशन का कंसेप्ट। ये क्या कहती है कि ये जो भी व्यवसायिक जो लेन देन होते हैं, उसमें जो भी पैसा आ रहा है, लागत और आगत फर्क होती है। लागत तो बताती है कॉस्ट को, और आगत बताती है इनपुट को, कि जो भी पैसा आ रहा है
जो भी पैसा आ रहा है, वो कहते हैं कि जो भी पैसा आ रहा है उसको तभी लिखना चाहिए, है ना, तभी लिखना चाहिए जब वो कंपनी में वैलिड रूप से रहा हो। इनपुट वैलिड, आगत मान्यता। जैसे वो कहते हैं कि मान लो कंपनी जो है, कंपनी के पास में मान लीजिए कि अभी 100 करोड़ रुपए है और कंपनी के पास में 20 करोड़ रुपए बाहर से आए, तो कंपनी के पास में 120 करोड़ रुपए हुए, ठीक है ना। लेकिन मान लो कंपनी के पास में कोई ऐसा पैसा आता है जो विधि सम्मत नहीं है, जो इलीगल है, ब्लैक मनी है, कहीं से आया कुछ इस तरीके का पैसा, तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी के ट्रांजैक्शन में शो नहीं होना चाहिए। वो एक तरीके की जो है इनपुट, जो वैलिडेशन जो थ्योरी है, जो आगत मान्यता अवधारणा, उस पर वो खरा नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो कंपनी में लेन देन का, या कंपनी में जो पैसा आया है, या जो भी इनपुट्स आते हैं उनका तभी उसको लिखना चाहिए जब वो वैलिड हो, मान्यता प्राप्त हो, उसको विधिक अधिकार के रूप में आप जस्टिफाई कर सको। कल आपसे पूछे कि ये पैसा आपसे कहाँ आया, है ना, तो आपको तो ये अपने आपकी बैलेंस शीट में ये आना ही नहीं चाहिए था, ये पैसा कैसे आ गया, आपने गलत अकाउंटिंग की है, ठीक है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। एक इसी तरीके से आगम व्यय, कंप्लीट, ये इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसेप्ट। ये कहता है कि भाई जो आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, तो खर्च जो हो रहा है उसका भी वैलिड कंसेप्ट वाला होना चाहिए कि खर्च किया तो वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा, जो आपने खर्च किया और जो आपका पैसा आया, उसके बीच में आपको मिलान करके जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मॉडल आएगा, ठीक है ना। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का मतलब आय, और एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। तो आगम यानी कि आय और व्यय यानी कि खर्च। तो आय और व्यय, इन दोनों की बैलेंस शीट अगर एक साथ में बना दी जाए और वो लीगली बनाई जाए, विधि सम्मत आया और विधि सम्मत गया, वो बैलेंस शीट बनाई जाए, तो इसको आगम व्यय, आगम यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि आय, और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। तो आय और व्यय का एक साथ में बैलेंस शीट करना। एक होती है पूर्ण प्रस्तुतिकरण, कंप्लीट प्रेजेंटेशन कंसेप्ट, जिसको कहते हैं कि व्यवसाय के जो वित्तीय प्रदर्शन होते हैं उससे जुड़े सभी जो आवश्यक और भौतिक तथ्य होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं वगैरह होते हैं, उनको पूरे रूप से जो है आपको लिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई चीज आप छोड़ दो। तो ये आपके सिलेबस में जो लिखा गया है ना कि अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग से जुड़ी हुई कौन से कंसेप्ट है, तो ये 12 कंसेप्ट है जिसमें से प्री में सवाल आ सकता है। सिंगल एंट्री मैंने बताया, सिंगल एंट्री का मतलब ये अवैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें जो डेबिट हुआ और जो क्रेडिट हुआ, जो आया और गया, वो एक ही जगह लिखा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता, उसको सिंगल एंट्री कहते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज जो रहे हैं उन्होंने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग की है। एक होता है दोहरा लेखांकन, या जिसको डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं। लुकास पैसिवोली इसके जनक माने जाते हैं, इटली के निवासी थे। वो कहते हैं कि कोई भी जो लेखांकन होगा, अकाउंटिंग होगी, अगर वो डबल अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें दो पक्ष आएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक नाम और एक जमा। जैसे एक कंपनी की जो एसेट्स है, एक कंपनी की जो परिसंपत्तियां है, उसमें भी तो डबल एंट्री होती है। एक तो कंपनी की इक्विटी होती है और एक कंपनी की लाइबिलिटीज होती है। एक तो कंपनी की जो है इक्विटी यानी क्षमता होती है, और एक कंपनी की जो है देयताएं होगी है। मान्य लेखांकन यानी कि कंपनी को जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें जो रूल्स है, जो रिकॉग्नाइज जो रूल्स है वगैरह है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी आधारभूत सिद्धांतिक बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्चुअल कंसेप्ट की जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो जो भी अकाउंटिंग के जो सिद्धांत है उनको आप ध्यान में रखकर करोगे। व्यवसायिक इकाई अवधारणा यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि आपको कंपनी के मालिक और कंपनी को अलग तरीके से देखना होगा। कंपनी के मालिक को ही कंपनी आप न समझिए, कंपनी के मालिक की अकाउंटिंग अलग होगी और कंपनी की अलग अकाउंटिंग होगी, दोनों अलग अलग एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना। मुद्रा मापन, कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको करेंसी के रूप में लिखना चाहिए और उसका मेजरमेंट करना चाहिए। सतत व्यापार अवधारणा यानी कि सस्टेनेबल बिजनेस अकाउंटिंग कहता है कि अकाउंटिंग आप इस तरीके से करिए कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी, भविष्य में वो चलेगी और वो जल्दी ही बंद नहीं होगा, उसकी जल्दी ही परिसमापन नहीं होगा। लेखांकन अवधि अवधारणा यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो अकाउंटिंग होगी उसमें जब कंपनी कोई काम कर रही है तो उससे जो डेटा जनरेट होगा और उससे जो आप अकाउंटिंग करोगे उसके बीच का जो समय होगा उसको लेखांकन अवधि अवधारणा कहते हैं। लागत संकल्पना, जो कंपनी ने जो भी सामान खरीदा है उसकी जो भी कॉस्ट आई है उस कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाए और उसका अकाउंटिंग किया जाए, ठीक है ना। आगत मान्यता अवधारणा, इनपुट वैलिडेशन कंसेप्ट कहता है कि जो भी कंपनी कच्चा माल खरीद रही है या कंपनी के पास पैसा आ रहा है उसमें वो ही इनपुट, वो ही आगतों का आपको लिखना है जो विधि अधिकार देती है और वाकई में जो है वो कॉस्ट के हिसाब से सही बैठते हैं। आगम व्यय, आगम और व्यय यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, आया और व्यय दोनों का एक साथ में लिखना चाहिए और उसका अंतर पता लगना चाहिए, कितना आया और कितना गया, उसका आगम व्यय कहते हैं। और पूर्ण प्रस्तुतिकरण यानी कि कंपनी से
उस कंपनी से रिलेटेड जितना भी डेटा है, जो भी उससे तथ्य है वगैरह है, वो सारा उसका वर्गीकरण जो है वो आपको अकाउंटिंग में करना है। ये 12 टोटल अवधारणा है। अगला है उपकरण, कि ये भी आपके सिलेबस में लिखा है कि कंपनी के कौन कौन सी टेक्निक्स होती है लेखांकन की। जैसे ये तो आपने देखा कि अवधारणाएं हैं कि इस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप जो है कोस्ट का कर रहे हो तो कोस्ट का आप इस तरीके से करोगे। अगर आप बिजनेस एंटिटी व्यवसाय की इकाई का कर रहे हो तो इस तरीके से करोगे। अकाउंटिंग होती कैसे है, तो अकाउंटिंग करने की कुछ टेक्निक्स है, ठीक है ना, कुछ उपकरण है जिसके द्वारा अकाउंटिंग होती है। कैसे, जैसे एक होती है रोकड़ प्रवाह अकाउंटिंग, जिसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निक। कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो में मतलब ये है कि कंपनी के पास में कितना कैश आया और कितना कैश गया, ठीक है ना, कैश का, केवल रोकड़ का एनालिसिस किया जाएगा। जैसा कंपनी के पास में फंड है, कोष है, तो इस फंड में तो कैश में भी पैसा होगा कंपनी के पास में, और कैश के अलावा जो है कंपनी के पास में एसेट्स भी होंगे। जैसे मान लो विजय माल्या, तो विजय माल्या में अगर विजय माल्या, तो मान लो विजय माल्या की कंपनी है किंगफिशर, तो उसके पास में उसका अगर फंड फ्लो एनालिसिस करे, अगर कोष प्रवाह विवरण करे, तो फंड में तो उसके पास में बहुत सारी चीजें हो सकती है। फंड में तो जो है उसके पास में कैश में भी पैसा हो सकता है, कैश में। फिर उनके पास में जो है वो कंपनी के पास में कैश के अलावा कंपनी के पास में इन्वेस्ट, जहां कंपनी ने इन्वेस्ट किया हो वहां के जो कंपनी के पास में शेयर होल्डर भी हो सकती है कंपनी के पास में, है ना। या कंपनी ने कुछ बिल्डिंगें वगैरह रख रखी है, तो कंपनी के पास में कुछ एसेट्स भी हो सकती है ना। तो ये कंपनी के पूरे फंड में आएगा, एक फंड कॉर्पस है कि कंपनी के पास में इतनी जमीन भी है, कंपनी के पास में इतनी मशीनरी भी है, कंपनी ने इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी के पास में शेयर है, तो फंड बहुत बड़ा होता है ना। और कंपनी जो फंड लेती है उसमें बहुत सारी, कंपनी के फंड में तो आपकी कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल भी होती है ना, और कंपनी के पास में फिक्स कैपिटल भी होती है, सब आएंगे फंड में, सब आएगा। कोष प्रवाह में सब आता है कि कंपनी के पास में कितना फंड पड़ा है, फंड में सारी चीजें आएगी, एसेट से लेकर कंपनी के पास में कितने शेयर पड़े हैं, वो सारी चीजें। लेकिन कैश फ्लो में क्या आएगा, फंड में से वो चीज जो जिसको कंपनी के रूप में कैश में पड़ा है, लिक्विडिटी के रूप में, अभी तुरंत ही उसको जाकर आप खरीद सकते हो। लेकिन फंड में तो कंपनी के पास में एक प्लॉट भी पड़ा है, और प्लॉट जाकर कंपनी उसको कैश में कन्वर्ट करवाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फंड फ्लो का मतलब होता है, फंड फ्लो टेक्निक का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास में कितना कैश है, ठीक है, कंपनी के पास में कितने शेयर पड़े हैं, कंपनी के पास में कितनी परिसंपत्तियां पड़ी है, वो फंड फ्लो टेक्निक होती है। रोकड़ प्रवाह में कंपनी के पास में कितना कैश पड़ा है, वो लाभ हानि या आय विवरण। लाभ हानि का मतलब, टेक्निक का मतलब, कंपनी के पास, कंपनी लाभ में है कि घाटे में है, उसका स्टेटमेंट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पूंजी विनियोग प्रतिफल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, के कंपनी ने अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे कंपनी को रिटर्न कितना मिल रहा है, अगर उसका एनालिसिस करोगे तो उसको कहते हैं पूंजी विनियोग प्रतिफल। की कंपनी के पास में 100 करोड़ थे और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, और कंपनी के पास में हो गए 120 करोड़ रुपए, तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो प्रॉफिट हमने 20 करोड़ कमाया है उससे हम एक नया प्लांट लगाते हैं किसी जगह। कंपनी ने वहां नया प्लांट लगाया, यानी कि पूंजी को इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, पूंजी का विनियोग कर लिया। अब उस पूंजी के इन्वेस्टमेंट से कंपनी को प्रतिफल यानी कि रिटर्न कितना मिल रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका अगर एनालिसिस करोगे तो उसको पूंजी विनियोग प्रतिफल। एक होता है समानाकार वित्तीय विवरण, आपने सुना होगा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसमें कंपनी की जो टोटल इनकम है, कंपनी की जो टोटल परिसंपत्तियां है ना, उसको तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, मतलब बहुत ही ब्रॉड एरिया में, मतलब कंपनी की जितनी इनकम है, जितने भी प्रकार की इनकम है, उसको सबको एक जगह ले लिया, जितने टाइप की इनकम है उसको सब जगह कॉमन साइज में ले लिया कि इनकम इनकम कंपनी ने इक्विटी के रूप में भी आई, लोन भी लिया, शेयर भी बेचे, उसकी भी, तो इनकम सारी एक जगह कॉमन साइज में डाल दो। कंपनी के एक्सपेंडिचर जितने हैं उसको सारे एक जगह डाल दो और उसका एनालिसिस करो। कॉमन साइज आपको बर्ड आई व्यू देगा, ठीक है ना, क्या देगा आपको, बर्ड आई व्यू देगा, और ये परसेंटेज में ही देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो तुलनात्मक होता है, अच्छा ये जो होता है ना, ये लंबा भी हो सकता है, 1 साल या 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, और उसमें सारे जो कंपनी की टोटल इनकम को कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर से हम कॉमन साइज में रखकर उसकी तुलना करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ये कंपैरेटिव एनालिसिस होता है उसमें कंपनी 1 या 2 वर्ष का एनालिसिस करती है परसेंटेज के रूप में, लेकिन वो किसी 2 फैक्टर का मतलब वो देखेगी कि भाई वो ये देखेगी कंपनी का, जैसे वो कहेंगे कि भाई कंपनी जो है वो जैसे कंपैरिजन में करना है, कंपैरिजन में वो ये करेगी कि जैसे मान लो कोई कंपनी है,
अब उस कंपनी ने 2021 में जो कच्चा माल खरीदा, जैसे मान लो रबड़ खरीदा, है ना, तो रबड़ खरीदा कंपनी ने, तो रबड़ खरीदा मान लो 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, और 2022 में वही रबड़ सेम क्वांटिटी उन्होंने जो है 120 रुपए में खरीदा। अब कंपनी अगर कंपेरेटिव तुलनात्मक वित्तीय विवरण करना चाहती है तो उसको पहले तो किसी एक बेस को परसेंटेज के रूप में मापेगी, और परसेंटेज के रूप में माप कर जो है केवल रबड़ के इस इनपुट का जो है वो एनालिसिस करेगी, केवल रबड़ का, ठीक है ना, केवल रबड़ का 1 या 2 वर्ष का तुलनात्मक रूप से, ठीक है। लेकिन कॉमन साइज में क्या होता है कि कंपनी ये कहेगी कि केवल रबड़ का थोड़ी देखेंगे, कंपनी ने और भी चीजें तो खरीदी है ना, तो रबड़ के अलावा पेंसिल मान लो, ये वो सारी चीजें, इनका टोटल ये और इनका टोटल ये, इन दोनों का कॉमन साइज में जो है आप क्या करोगे, तुलनात्मक अध्ययन करोगे। सम विच्छेद ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि कंपनी ना तो प्रॉफिट में है और ना लॉस है, उस पॉइंट पर जाकर आप जो है एनालिसिस कर रहे हो। कोई चीज आपने बनाई ना, उसमें आप प्रॉफिट में हो ना उसमें आप लॉस में हो, उस लेवल पर जाकर जब आप जो है एनालिसिस करते हो तो उसको ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक कहते हैं। एक होती है अनुपात विश्लेषण, ये तो रेशियो स्टेटमेंट कहते हैं। अनुपात जैसे लाभ हानि अनुपात, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनुपात, तरलता अनुपात, है ना, लिक्विडिटी जिसको रेशियो कहते हैं। तो कंपनी में अलग अलग तरीके के, जैसे प्रॉफिट रेशियो, लॉस रेशियो, ट्रेंड रेशियो, है ना। तो अनुपात मतलब कि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई चीज पकड़कर उसका एनालिसिस कर रहे हो, लाभ अनुपात, हानि अनुपात वगैरह। फिर 2021 में लाभ कितना था और 2022 में लाभ कितना है, उनका एक अनुपात निकाल 4/3। 2021 में हानि कितनी थी और 2022 में हानि कितनी है, ठीक है ना, 4/3 इस तरीके से। एक होती है ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति एनालिसिस जो है ये लंबा होता है। अगर कंपनी जो है वो 10 या 10 से अधिक वर्षों, कंपनी देखे कि भाई हमने 10 या 10 से अधिक वर्षों में जो है हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया है, उसका एनालिसिस करना है तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा कि कंपनी का क्या ट्रेंड रहा है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहता है ना कि 2021 में, जैसे वो ट्रेंड 10 साल का बताता है कि जीडीपी 2021 में बढ़ी, 2022 में कम हुई, 2023 में बढ़ी, 2024 में कम हुई, 2025 में बढ़ी। यानी कि कंपनी क्या कर, मतलब इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है, 10 साल का एक ट्रेंड, एक प्रवृत्ति का बताता है, 10 साल का एक ट्रेंड बता दिया है कि 10 साल में इंडिया की जीडीपी कैसे बढ़ रही है। तो ट्रेंड एनालिसिस जो होता है वो बहुत लंबे समय का होता है ना, बहुत लंबे समय का होता है और उसमें एनालिसिस किया जाता है 10 या 10 से अधिक सालों का। सामाजिक छिट्टा विवरण, सोशल बैलेंस शीट में, जैसे आप कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए कितना खर्च कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, अपने लाभ का कितना पैसा सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हो तो वो सोशल बैलेंस शीट स्टेटमेंट टेक्निक कहते हैं, जैसे अपने मनरेगा में लागू हुआ है वगैरह में लागू हुआ है। मूल्यवर्धन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, जैसे इंडिया में जीडीपी और जीवीए का मतलब होता है मूल्य एडिशन। तो जब भी जीवीए का डेटा बता रही है तो इससे पहले जीवीए की उन्होंने अकाउंटिंग की होगी कि एग्रीकल्चर, जैसे इंडिया की एग्रीकल्चर इस साल 100 लाख करोड़ की है, तो इस अगले साल इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो 120 लाख करोड़ की हुई, तो इसका मतलब इंडिया की एग्रीकल्चर में 20 लाख करोड़ का जो है वो वैल्यू एडिशन हुआ, मूल्यवर्धन हुआ। तो मूल्यवर्धन कहाँ हुआ होगा, या तो फसल ज्यादा पैदा हुई होगी, या दूध ज्यादा पैदा हुआ होगा, है ना, अंडे ज्यादा पैदा हुए होंगे। तो ये मूल्यवर्धन का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या किसी देश के जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, जिसके कारण उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, उसका वैल्यू एडिशन हो रही है। जैसे बांस आपने लाया जंगल से, और बांस लाया आपने और बांस को सीधा सीधा आपने बेच दिया तो आपको मिले 100 रुपए, लेकिन आपने बांस से टोकरी बनाई और वो टोकरी आपने 200 रुपए की बेची, तो आप कहोगे कि 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, मेरे 100 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले क्योंकि मैंने उस बांस से टोकरी बनाई। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती है, मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग में उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये आपके उपकरण है जिस पर आपसे एक लाइन में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैपिटल रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये आपको चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है, बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इसका प्रशासन में क्या उपयोग है अकाउंटिंग का, देखो 2000 आज तक तो सवाल आया नहीं अकाउंटिंग पर, तो लेकिन आए तो ध्यान में रखना है। तो एक तो ये होता है कि जैसे प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो जैसे सरकार का जो फिस्कल इवेंट्स होते हैं, जो भी सरकार, जो पैसा सरकार के पास में आती है और सरकार पैसा खर्च करती है, तो सरकार फिर कहती है कि हमारा बजटीय घाटा इतना है, हमारा राजकोषीय घाटा इतना है, हम जीडीपी का राजकोषीय घाटा जो है वो 5.7 है, जबकि एफआरबीएम एक्ट तो कहता है कि 3% होना चाहिए, एन के सिंह समिति कहती है कि 2.5 के आसपास होना चाहिए 2023 तक, ठीक है ना, 22-23 तक। लेकिन
तो आपको ये कैसे मिलेगा, आपको ये मेजरमेंट कैसे करोगे, जब सरकार अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है एक डेटा रखती है कि हम वो कैसे, जैसे आपका बजट है, बजट में अकाउंट्स आता है, सरकार बजट में बताती है कि हमारे हमने जो है हमारी रेवेन्यू इनकम इतनी है, हमारी कैपिटल इनकम इतनी है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है ना, और इसके आधार पर हमारे ये घाटे हैं और इन घाटे की पूर्ति हम कैसे करेंगे, तो कहाँ की ट्रेजरी बिल हम जारी करेंगे, है ना, वो सारी चीजें हम जो है डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा पैसा लेके आएंगे जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल जारी करेंगे, तो वो राजकोषीय घटना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने बड़े बड़े लोग हैं जो अपना बजट बनाते हैं जैसे राजस्थान में, तो मान लो वो भी करेंगे कि वो देखेंगे कि राजकोषीय घाटा अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कम करने के, तो वो अकाउंट्स का डेटा होता है, उसके आधार पर ही तो वो डिसीजन लेते हैं। फिर जो सरकार के जो आय व्यय घाटे हैं उनकी स्थिति का आकलन करने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इन अकाउंट्स का। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई जो बजट में पैसा दिया गया है उसका पैसा कहाँ खर्च किया गया है, तो कहते हैं कि आप हमें ये इसकी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करो, तो अकाउंट्स का डेटा जाता है कि देखिए बजट में जो है इतना पैसा गैस सिलेंडर योजना के लिए रखा गया था, इसमें ये इसकी वित्तीय स्वीकृति थी और 245 करोड़ रुपए जो है इसके लिए जारी किए गए, तो वो उसके लाभार्थी के पास कितना गया क्या, तो वो आपको डेटा के रूप में एक बैलेंस शीट बनाकर आपको देनी पड़ेगी पूरी ऐसी, और इस बैलेंस शीट जो आपने बना के दी उसके आधार पर जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो उसको एग्जामिन करेगा, तो प्रशासन में उसको उपयोगी है। प्रशासन में उपयोगी है नहीं कि किसी भी जो आपने देखो ना कि वित्तीय कंट्रोल की सरकार जो है वो अपने वित्तीय दायरे में खर्च करे, ठीक है ना, जो उनको पैसा जिसके लिए दिया गया उस वर्ग के लिए खर्च करे, तो वहां पर कैग जो है वो उसको मॉनिटर कर सकता है। प्रशासन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने, अगर अकाउंटिंग होगी नहीं तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आप लेके कैसे आ सकते हो, ठीक है ना, वो करने में। राष्ट्रीय संसाधनों के आकलन और उसका सतत उपयोग करने में, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की है तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि देश के पास कितने संसाधन है और कितने हमारे पास खनिज के संसाधन है और उससे हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या है, क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उसमें क्या सारी चीजें हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का आकलन भी अकाउंट, जैसे आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में एक ग्रीन अकाउंटिंग होती है कि जो इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विस बनती है, उससे एनवायरमेंट को जो नुकसान हुआ उसको आप माइनस कर लो। भाई जो आपने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया उससे आपकी जो जीडीपी बनी है उस जीडीपी में वो चीज उतना पैसा माइनस कर लो जिसके कारण जो है एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है, कि जीडीपी आपकी $3 ट्रिलियन की है लेकिन उसमें पता लगा कि $50 लाख जो है उस वो जो है उसमें नुकसान हुआ एनवायरमेंट का, तो $50 लाख माइनस कर लो उसमें, तो ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अकाउंटिंग भी आगे बढ़ रही है। फिर इसके अलावा सार्वजनिक नीतियों योजना परियोजनाओं का विश्लेषण करने में कि कोई योजना जो है उसके क्या बेनिफिट है, क्या है, योजना में कितना पैसा पहले दिया गया था, अभी जरूरत है तो फंड बढ़ा दिया जाता, तो ये सारे प्रशासन में उपयोग जो है वो आते हैं। तो ये आपकी अकाउंटिंग का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एनसीईआरटी और इग्नू के टॉपिक से उतना मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की होगी। अगर आपको वीडियो को बस मतलब कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। ये जो है मेरी इंडियन इकोनॉमी की बुक है, आपके नज़दीकी सब जगह अवेलेबल है, मैंने हाथ से लिखी है, हैंड रिटन है, कोई फालतू की चीज़ इसमें नहीं लिखी गई है। इसमें आपका केंद्र का बजट, आर्थिक समीक्षा, न्यू फैक्ट्स, एनसीईआरटी आरबीएसई का डेटा जो है जितना काम किया, जितने कंसेप्ट हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं और इसके साथ में मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। मेरी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ये आपके सब जगह अवेलेबल है। जो बाहर के स्टूडेंट है जो वो है तो उसको ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारी जानकारी जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख रहे हो सुरेश पुरोहित ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पर जो है इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर क्लास से रिलेटेड अपडेट है, पीडीएफ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो है ये मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक है जो बाजार में अवेलेबल है, इसके भी 5 से 7 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। इससे बेस्ट बुक आपको राजस्थान की पॉलिटी की नहीं मिलेगी और जल्दी ही बाकी की क्लासेस भी यहाँ पर आपके लेके आऊँगा। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।